नमस्कार और इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सच में दिमाग के दरवाजे खोलने वाला है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी तकनीक है जो तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, तो आज का हमारा मुख्य विषय है 3D प्रिंटिंग और मॉडलिंग। हमने इस चर्चा के लिए जो स्रोत चुना है वो है मास्टरिंग FreeCAD फॉर 3D प्रिंटिंग सक्सेस नामक एक बेहद डिटेल्ड गाइड। ये गाइड अपने आप में एक खजाना है किसी भी सीखने वाले के लिए। सही कहा। तो इस गहरी चर्चा का आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि FreeCAD आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे बड़ी बात कि एक डिजिटल डिजाइन असली दुनिया में कैसे आता है। एग्जैक्टली एक डिजिटल विचार जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ कुछ लाइंस और शेप्स जैसा लगता है, उसे एक असली छूने योग्य 3D ऑब्जेक्ट में बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब भी किसी डिजिटल डिजाइन को भौतिक दुनिया में लाने की बात होती है ना, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है सटीकता। मेरा मतलब है प्रिसिजन। प्रिसिजन बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि FreeCAD सिर्फ एक साधारण ड्राइंग टूल नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन और यहाँ तक कि आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ मैथ्स और असली दुनिया आपस में मिलते हैं। एक बेहतरीन 3D प्रिंट हमेशा एक एरर फ्री और मैथमेटिकली सटीक मॉडल से ही निकलता है। तो अगर शुरुआत ही गलत हो तो आगे सब खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर नींव ही हमजोर होगी तो प्रिंट चाहे किसी भी महंगे प्रिंटर पे निकाला जाए, वो फेल ही होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और शायद यही वजह है कि FreeCAD जैसा सॉफ्टवेयर इतना अहम हो जाता है। सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये कि ओपन सोर्स है। मतलब ये किसी एक कंपनी के कब्जे में नहीं है। दुनिया भर के डेवलपर्स इसे मिलकर बनाते हैं और सुधारते हैं और मुफ्त भी है। हाँ, और चाहे कोई विंडोज चला रहा हो, मैकओएस या लाइनेक्स, ये हर जगह आसानी से चल जाता है। और मैंने ये भी पढ़ा कि इसमें पाइथन स्क्रिप्टिंग और प्लगइन्स के जरिए हम नए फीचर्स भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इससे इसकी ताकत और बढ़ जाती है। लेकिन इन सबसे अलग इस सॉफ्टवेयर की एक सबसे बड़ी पहचान है। वो क्या? पैरामेट्रिक मॉडलिंग। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका काम उतना ही दिलचस्प है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये मॉडलिंग काम कैसे करती है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे, क्योंकि पैरामेट्रिक सुनकर मैथ्स की याद आ जाती है। हाँ हाँ, इसे ऐसे समझिए, जैसे मिट्टी या क्ले को आकार देना एक अलग चीज है। वहां जो एक बार बन गया सो बन गया। पर पैरामेट्रिक मॉडलिंग एक मैथमेटिकल हिस्ट्री ट्री की तरह होती है। हिस्ट्री ट्री? हाँ, जब कोई मॉडल बनता है तो सॉफ्टवेयर हर एक कदम, हर डायमेंशन और निर्देश को एक लिस्ट में सेव करता जाता है, जैसे किसी रेसिपी की तरह। ओह, मतलब अगर सब्जी में नमक कम ज्यादा करना हो तो पूरी सब्जी फेंकनी नहीं पड़ेगी। सही पकड़ा आपने। अगर डिजाइन पूरा होने के बाद लगे कि बेस की चौड़ाई 2 मिलीमीटर कम है, तो नए सिरे से सब नहीं बनाना पड़ता। बस वो शुरुआती नंबर बदल दो। एग्जैक्टली। डिजाइनर उस हिस्ट्री ट्री में वापस जाकर उस नंबर को बदल देता है और उस पर टिका बाकी पूरा 3D मॉडल अपने आप कैलकुलेट होकर नए साइज में एडजस्ट हो जाता है। वाह, 3D प्रिंटिंग में जहाँ फिटिंग इतनी जरूरी होती है, वहां तो ये एकदम जादू जैसा है। हाँ, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी फिटिंग खराब कर सकता है। इसीलिए ये अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये सच में एक बेहद ताकतवर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस सफर की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, पर नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। जैसे कि यूनिट्स सेट करना। हाँ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को मिलीमीटर्स में सेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 3D प्रिंटिंग की दुनिया मिलीमीटर्स में ही चलती है ना? एकदम सही। और उसके साथ एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस को भी प्रिंटर के हिसाब से सेट करना पड़ता है। इसके बाद शुरुआत होती है स्केचर वर्कबेंच से। स्केचर वर्कबेंच? हाँ, यहाँ हम 2D स्केच बनाते हैं पहले। हाँ, 3D बनने से पहले हर डिजाइन एक चपटी 2D ड्राइंग या स्केच के रूप में ही शुरू होता है। और यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है। कैसा नियम? स्केचेस का फुली कंस्ट्रेन्ड होना, ये शायद FreeCAD का सबसे नाजुक और जरूरी हिस्सा है। फुली कंस्ट्रेन्ड, इसका क्या मतलब है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखिए, जब एक 2D स्केच बनाया जाता है
तो कंप्यूटर को ये नहीं पता होता कि लाइन कितनी लंबी है या किस तरफ जा रही है। वो बस एक रैंडम लाइन होती है। सही। हाँ। हर पॉइंट और लाइन के पास घूमने और आकार बदलने की आज़ादी होती है। इसे टेक्निकल भाषा में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अच्छा। फुली कंस्ट्रेंड होने का मतलब है कि आपने उन सारी आज़ादियों को मैथ्स के नियमों से बांध दिया है। सॉफ्टवेयर को स्पष्ट बता दिया है कि ये लाइन ठीक 50 मिलीमीटर की होगी और दूसरी लाइन से ठीक 90 डिग्री पर होगी। और अगर हम ये ना करें तो, अगर स्केच फुली कंस्ट्रेंड ना हो तो क्या नुकसान है? अगर स्केच फुली कंस्ट्रेंड नहीं है ना, तो वो हवा में तैरती हुई एक जलेबी जैसा है। जलेबी जैसा? हाँ, जब आप स्केच को 3D में बदलेंगे या हिस्ट्री ट्री में जाकर कोई नंबर बदलेंगे, तो वो बिना कंस्ट्रेंट वाला स्केच अचानक से टूट सकता है। ओ, मतलब आकार ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, अपनी जगह से खिसक जाएगा और पूरा 3D मॉडल बर्बाद हो जाएगा। जब एक स्केच फुली कंस्ट्रेंड हो जाता है तो उसका रंग हरा यानी ग्रीन हो जाता है। ग्रीन कलर एक इशारा है कि अब काम ठीक हुआ है। हाँ, ग्रीन मतलब अब नींव पूरी तरह से मजबूत है। यानी जब तक स्केच ग्रीन ना हो जाए तब तक आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। यहाँ मैथमेटिकल डिसिप्लिन सच में बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो एक बार जब 2D स्केच ठोस हो जाता है तब हम उसे 3D में कैसे बदलते हैं? उसके लिए हम एक नए वर्कबेंच में जाते हैं जिसे पार्ट डिजाइन वर्कबेंच कहते हैं। लंबा कर दें तो वो सिलेंडर बन जाता है, वैसा कुछ? एकदम परफेक्ट उदाहरण है ये। और क्योंकि ये पैरामेट्रिक है, आप किसी भी वक्त वापस जाकर उस एक्सट्रूड की हुई मोटाई को बदल सकते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक ठोस 3D मॉडल बनने के बाद भी वो 3D प्रिंटर के समझने लायक नहीं होता ना? सही पकड़ा आपने। अभी वो सिर्फ एक बीआरएफ मॉडल है। बीआरएफ यानी बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। ये बीरैप क्या करता है? ये मैथ्स की भाषा बोलता है। एक गोला या स्फीयर, उसके लिए एक परफेक्ट इक्वेशन है, पर प्रिंटर को इक्वेशन समझ नहीं आती, उसे कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो प्रिंटर के लिए हमें फाइल को किसी और रूप में ढालना पड़ता है। हाँ, उस परफेक्ट मैथमेटिकल मॉडल को एक मैश में बदलना पड़ता है, यानी हजारों छोटे छोटे ट्रायंगल्स के जाल में। और इस काम के लिए मैश डिजाइन वर्कबेंच इस्तेमाल होता है। और मुझे लगता है इस मैश बनाने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां भी होती होंगी। सबसे खतरनाक एरर्स यहीं पैदा होते हैं, जिनको ठीक करना सबसे बड़ा काम होता है। दो सबसे आम एरर्स हैं, नॉन मैनिफोल्ड एजेस और इन्वर्टेड नॉर्मल्स। ये नॉन मैनिफोल्ड एजेस सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है, क्या है ये आखिर? देखिए, नॉन मैनिफोल्ड एज ऐसी ज्योमेट्री है जो असली भौतिक दुनिया में हो ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर? मान लीजिए दो अलग अलग बॉक्स हैं जो सिर्फ एक पॉइंट पर या एक मैथमेटिकल लाइन पर आपस में जुड़े हुए हैं, पर उनके बीच कोई मोटाई ना हो। हाँ, उनके आपस में कोई ठोस मोटाई नहीं है। असली दुनिया में ऐसी कोई चीज कैसे टिक सकती है? बिल्कुल नहीं टिक सकती, वो तो टूट जाएगी। स्वैसर सॉफ्टवेयर जब ऐसी एज को देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि प्लास्टिक कहाँ डालना है और हवा कहाँ छोड़नी है, और वो एरर दे देता है। और वो दूसरा एरर जो आपने बताया था, इन्वर्टेड नॉर्मल्स, वो क्या भला है? ये इन्वर्टेड नॉर्मल्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग को घुमाने वाला है। एक 3D मॉडल के हर सरफेस या सतह की एक दिशा होती है जो बाहर की तरफ इशारा करती है। बाहर की तरफ? हाँ, इसे नॉर्मल कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर को बताता है कि मॉडल के अंदर का ठोस हिस्सा कहाँ है और बाहर की खाली जगह कहाँ है। तो इन्वर्टेड का मतलब कि ये इशारा उल्टी तरफ हो गया। एग्जैक्टली। अगर गलती से उस ट्रायंगल का इशारा अंदर की तरफ हो जाए तो इन्वर्टेड नॉर्मल बन जाता है। इससे प्रिंटर को क्या परेशानी होती है? प्रिंटर के लिए ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा हो जाता है। उसे लगता है कि मॉडल अंदर से खोखला है और बाहर से ठोस है। इससे पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। ओ बाप रे। सोचिए, किसी का 15 घंटे का प्रिंट चल रहा है और ऐसी एक मामूली सी नॉन मैनिफोल्ड एज या इन्वर्टेड नॉर्मल की वजह से प्रिंटर रास्ता भटक जाए और 15 घंटे की मेहनत के बाद सिर्फ प्लास्टिक का कचरा या स्पगेटी बन जाए। बिल्कुल, ये किसी के लिए भी निराशाजनक होगा। इसीलिए प्रिंट से पहले इन एरर्स को ठीक करना बहुत अहम है। तो जब एक बार हमारा मैश इन सारे एरर से मुक्त हो जाता है तो प्रिंट की तैयारी का अगला कदम क्या होता है? फाइल एक्सपोर्ट करना। हाँ, और एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे आम फॉर्मेट है STL। STL फाइल, राइट। ज्यादातर 3D प्रिंटर्स यही समझते हैं। STL एक तरह से उन्हीं हजारों ट्रायंगल्स की लंबी लिस्ट होती है। FreeCAD से सीधा STL में एक्सपोर्ट करना आसान है, पर सिर्फ एक्सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या क्रॉस चेक करना जरूरी है?
एकदम ज़रूरी है। एक सेफ्टी नेट के तौर पर उस STL फाइल को मैशलैब या किसी और व्यूअर सॉफ्टवेयर में खोलकर देखना चाहिए, ताकि अगर एक्सपोर्ट में कोई गलती हुई हो तो ठीक कर सकें। वाह, ये एक अच्छी आदत है। और इसके बाद आती है स्लाइसिंग की प्रक्रिया, और मैंने सुना है स्लाइसिंग अपने आप में एक पूरी कला है। कला तो है ही। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो 3D प्रिंटर आखिर है क्या? वो एक रोबोट ही तो है। हाँ, रोबोट ही है जो मोटर से चलता है। उसे हर मिलीसेकंड के निर्देश चाहिए कि X, Y और Z एक्सिस पर मोटर्स कितनी दूर जाएंगी और कितनी तेजी से प्लास्टिक पिघलाएंगी। और ये निर्देश स्लाइसर सॉफ्टवेयर देता है, जैसे क्यूरा या प्रूसा स्लाइसर। सही बात है। ये स्लाइसर्स अनुवाद या ट्रांसलेशन का काम करते हैं। वो ठोस STL मॉडल को सैकड़ों पतली पतली हॉरिजॉन्टल लेयर्स या परतों में काट देते हैं। और हर लेयर एक 2D रास्ता बन जाती है। हाँ, और इन्हीं रास्तों के मैथमेटिकल निर्देशों को G कोड कहा जाता है। यहाँ डिजाइनर को कई बड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कि लेयर हाइट। लेयर हाइट यानी हर लेयर कितनी मोटी होगी, इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप लेयर हाइट 0.12 मिलीमीटर रखते हैं तो क्वालिटी इतनी बेहतरीन आएगी कि परतें दिखाई भी नहीं देंगी। पर समय बहुत लगेगा, है ना? दुगना या तिगुना समय लग जाएगा। वही अगर आप उसे बढ़ाकर 0.28 मिलीमीटर कर दें तो प्रिंट तो जल्दी निकल आएगा, पर सतह थोड़ी रफ या खुरदुरी होगी। क्वालिटी और टाइम के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। लेयर हाइट के अलावा इनफिल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है। हाँ, इनफिल का ध्यान रखना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादातर 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स अंदर से पूरी तरह ठोस यानी 100% सॉलिड नहीं होते। अगर हमें क्यूब को 100% सॉलिड प्रिंट करें तो उसमें प्लास्टिक का बहुत नुकसान होगा और समय भी कई घंटे लग जाएगा। इसीलिए हम उसे अंदर से खोखला रखते हैं। लेकिन खोखला होने पर वो मजबूत कैसे रहता है? स्लाइसर सॉफ्टवेयर अंदर एक जाली जैसा ढांचा या स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे इनफिल कहते हैं। अच्छा, जैसे हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा पैटर्न। एग्जैक्टली। हनीकॉम हो सकता है या जायरॉइड पैटर्न हो सकता है। जायरॉइड पैटर्न हर दिशा से आने वाले दबाव को झेलने में माहिर होता है। मतलब हम सिर्फ 15 या 20% प्लास्टिक इस्तेमाल करके भी उसे ठोस जितना मजबूत बना सकते हैं। हाँ, बस सही पैटर्न और डेंसिटी चुननी होती है। ये समय और मटेरियल दोनों बचाने का बेस्ट तरीका है। कमाल की बात है। अब थोड़ी बात भौतिक विज्ञान या फिजिक्स से जुड़ी चुनौतियों पर भी करें। एक पॉइंट था मैप या डायमेंशंस की एक्यूरेसी को लेकर। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो सबके साथ आती है। जब आप 3D मॉडलिंग करते हैं तो स्क्रीन पर अगर कोई छेद 5 मिलीमीटर का है तो जरूरी नहीं प्रिंट होने के बाद भी उतना ही रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जब पिघलता है और फिर ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है, यानी श्रिंक होता है। ओह, तो प्रिंट होने के बाद वो 5 मिलीमीटर का छेद शायद 4.8 मिलीमीटर का ही रह जाए। एकदम सही। इसीलिए टॉलरेंसेस और ऑफसेट को समझना जरूरी है। आपको सॉफ्टवेयर में पहले ही मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। ये बारीकियां ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक और चुनौती थी मिनिमम वॉल थिकनेस। ये हाँ, क्या है? देखिए, 3D प्रिंटर के नोजल का एक साइज होता है, जैसे 0.4 मिलीमीटर। अगर आपने मॉडल की दीवारें उस नोजल से भी पतली डिजाइन कर दी तो प्रिंटर उसे प्रिंट ही नहीं कर पाएगा। स्लाइसर सॉफ्टवेयर उस हिस्से को पूरी तरह इग्नोर कर देगा। वो हिस्सा गायब हो जाएगा या ठीक से नहीं बनेगा और टूट जाएगा। मतलब हार्डवेयर की लिमिट्स को पहचानना पड़ता है। एक और चीज जिसके बारे में मैं सोच रही थी वो है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, जिसे ओवरहैंग्स कहते हैं। ओवरहैंग्स बहुत बड़ा दुश्मन है 3D प्रिंटिंग का। क्योंकि अगर मॉडल का कोई हिस्सा हवा में लटक रहा है, जैसे इंग्लिश का अक्षर टी बनाए, तो उसके दोनों बाजू हवा में है, तो वहां प्रिंट कैसे होगा? असलियत में तो प्रिंटर हवा में प्लास्टिक नहीं लटका सकता। वो पिघला हुआ प्लास्टिक सीधा नीचे गिर जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? स्लाइसर में एक ऑप्शन होता है सपोर्ट मटेरियल का। वो उस हवा में लटकते हिस्से के नीचे एक कमजोर सा और टूटने लायक ढांचा बना देता है, जिस पर वो लटकता हिस्सा टिका रहे। हाँ, और प्रिंट पूरा होने के बाद आप उस सपोर्ट को तोड़कर निकाल सकते हैं। ये तो काफी बढ़िया जुगाड़ है। और गाइड में एक और बहुत बढ़िया सलाह थी कि बड़े प्रिंट्स के लिए पहले टेस्ट प्रिंट जरूर ले लेना चाहिए। ये सबसे समझदारी वाला काम है। अगर कोई महंगा या बड़ा मॉडल है तो छोटा स्केल प्रिंट लेने से फिटिंग और प्रोपोर्शन की पहले ही जांच हो जाती है।
बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद फ्री कैड में कुछ बहुत एडवांस्ड वर्क बेंचेस भी है ना, जैसे आर्च वर्क बेंच। हाँ, और जब आम सीखने वाले इन एडवांस टूल्स को इस्तेमाल करते हैं तब असली कमाल दिखता है। फ्रीकैड सिर्फ प्लास्टिक खिलौने बनाने के लिए नहीं है। आर्च वर्क बेंच किस काम आता है? ये खासकर आर्किटेक्चर के लिए है। इसमें दीवारें, खिड़कियां और छत बनाने के डेडिकेटेड टूल्स हैं। आप चाहें तो अपने पूरे नए घर का नक्शा बनाकर उसका छोटा सा स्केल मॉडल प्रिंट कर सकते हैं। वाओ, घर पे बैठे बैठे पूरी आर्किटेक्चर की प्लानिंग। एक और टूल था पाथ वर्क बेंच। इसका 3D प्रिंटिंग से क्या लेना देना है? दरअसल 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जहां हम मटेरियल जोड़ते हैं। पर पाथ वर्क बेंच सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, जैसे CNC मशीनिंग, जिसमें मटेरियल को काट कर आकार दिया जाता है, जैसे लकड़ी या मेटल के ब्लॉक को। सही समझे। पाथ वर्क बेंच CNC मशीन की ड्रिल बिट के घूमने का रास्ता तय करता है। इसे टूल पाथ कहते हैं। इसका मतलब फ्री कार्ड सीखना सिर्फ 3D प्रिंटिंग के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग के दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल इकोसिस्टम है। और इन बड़े प्रोजेक्ट्स को और आसान बनाने के लिए इसमें ऑटोमेशन का फीचर भी है। ऑटोमेशन मतलब काम खुद हो जाता है? हाँ, पाइथन स्क्रिप्टिंग और मैक्रोस की मदद से। अगर आपको एक ही ज्योमेट्री बार बार अलग अलग साइजेस में बनानी हो तो आप एक छोटा सा कोड या मैक्रो लिख सकते हैं, जिससे घंटों का काम सेकंड्स में निपट जाए। Exactly. लेकिन सॉफ्टवेयर चाहे कितना भी अच्छा हो, परेशानियां तो आती होंगी ना। एरर्स और ट्रबल शूटिंग से कैसे निपटें? ट्रबल शूटिंग तो हर इंजीनियरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे कभी इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्रीज का एरर आ जाता है। इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्रीज? जब मॉडल के दो ठोस हिस्से मैथमेटिकल रूप से आपस में एक दूसरे को काटने लगते हैं। इसका रामबाण इलाज वही है जो हमने पहले बात की थी। स्केचेस को फुली कंस्ट्रेन रखना। एकदम सही, वही सबसे जरूरी प्रिकॉशन है। इसके अलावा हार्डवेयर की भी लिमिट होती हैं। मतलब कंप्यूटर कैसा होना चाहिए फ्री कैड चलाने के लिए? देखिए, बड़े पैरामेट्रिक मॉडल्स कैलकुलेट करने में CPU पर लोड पड़ता है। इसलिए स्मूथली चलाने के लिए मॉडर्न प्रोसेसर, कम से कम 8 GB या 16 GB रैम और अच्छा OpenGL कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। अगर ये ना हो तो बदलाव करते वक्त सॉफ्टवेयर फ्रीज हो सकता है या लैग हो सकता है। और क्योंकि ये लगातार डेवलप हो रहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो थोड़े बहुत बग्स भी आते ही होंगे। बग्स आना स्वाभाविक है, पर इनसे बचने का सीधा तरीका है स्टेबल रिलीजेस और लेटेस्ट वर्जन्स का इस्तेमाल करना। यहाँ एक और बात उभर कर आती है जो मेरी समझ में ओपन सोर्स की सबसे खूबसूरत बात है, वो है इसकी कम्युनिटी। कम्युनिटी का योगदान किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की जान होता है। फ्री कैड किसी बंद कमरे में एक कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा नहीं बन रहा। ये दुनिया भर के उन लोगों की मेहनत है जो अपना ज्ञान मुफ्त में बांट रहे हैं। अगर आपको कभी लगे कि सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ है या कोई टूल नहीं समझ आ रहा, तो आप अकेले नहीं हैं। फ्री कैड फोरम है ना, वहाँ किसी को भी मदद मिल सकती है। हाँ, फोरम एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ हर सवाल का जवाब मिल जाता है। किसी दूसरे देश से कोई एक्सपर्ट आपकी मदद कर देगा। और जिसे पढ़ना पसंद है उसके लिए फ्री कैड विकी की डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है। लोग वहां सिर्फ सीखते ही नहीं, अपना योगदान भी देते हैं। बग्स रिपोर्ट करते हैं, नया कोड लिखते हैं, अनुवाद करते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बेहतरीन तकनीक अब सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज या बड़े इंजीनियर्स की जागीर नहीं रही। कोई आम इंसान भी अपने आइडियाज को ठोस आकार दे सकता है। बिल्कुल, जिसके पास बेसिक कैड कॉन्सेप्ट्स और नियमों की थोड़ी समझ हो, वो अपने दिमाग की उपज को एक असली ऑब्जेक्ट में बदल सकता है, बिना किसी भारी लागत के। मतलब अब फेलियर का डर कम है, इंसान आजादी से नए प्रोटोटाइप्स बना सकता है, फेल हो सकता है और बिना नुकसान उठाए सुधार कर सकता है। ये आज़ादी आगे चलकर बहुत नए आविष्कारों को जन्म देगी। तो इस गहरी चर्चा के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हुए हमने देखा कि कैसे एक साधारण 2D लाइन, कंस्ट्रेंट्स और एक्सट्रूशन से गुजरते हुए मैश बनती है, जी कोड बनती है और आखिर में एक आइडिया 3D रियलिटी बन जाता है। फ्री कैड आम इंसान की इमेजिनेशन और असली दुनिया के बीच का ब्रिज है। और इसकी फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की काबिलियत, जैसे STEP, IGS फॉर्मेट, इसे किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से घुलने मिलने का मौका देती है। ये अकेले काम नहीं करता, पूरे मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का हिस्सा है। सही कहा। पर इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और
ये आसानी से मिलने वाले 3D प्रिंटर्स किसी को भी घर बैठे कॉम्प्लेक्स और फुल्ली फंक्शनल चीजें बनाने की ताकत दे रहे हैं, तो आने वाले कल पर इसका क्या असर होगा? अगर हर घर में ऐसी मशीन हो जो ज़रूरत का सामान, टूटे पुर्जे और खिलौने खुद प्रिंट कर ले, तो क्या बड़ी फैक्ट्रियों और उन लंबी सप्लाई चेन्स पर हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या कल को हर घर अपने आप में एक आत्मनिर्भर छोटा कारखाना बन जाएगा? ये बदलाव हमारी इकोनॉमी और कंज्यूमर कल्चर को किस दिशा में ले जाएगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। एक बेहद गहरा और बदलाव लाने वाला विचार है ये। इस आखिरी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।